नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। देश भर में महंगाई को लेकर कांग्रेस ने आज महंगाई मुक्त भारत अभियान का आगाज कर दिया है। दिल्ली में राहुल गांधी ने तो छत्तीसगढ़ में प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कमान संभाली। पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र और बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और यह आगे भी जारी रहेगा। पेट्रोल डीजल के रोज बढ़ते दाम के साथ ही बाकी चीजें भी महंगी हो रही हैं। आम जनता भी परेशान है और कांग्रेस इसी को कैश कराना चाहती है। उधर बीजेपी कांग्रेस के अभियान को महज सियासी बता रही है, लेकिन जनता बहुत त्रस्त है और वो पूछ रही है कि चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, क्यों नहीं देते वो हमें बिल्कुल भी राहत। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो पेट्रोल डीजल के दामों में जिस तरह से आग लगी है, उससे यूं तो हर चीज महंगी है, लेकिन जो असल लोग हैं जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, वाहन चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, ट्रक्स चलाने वाले, आइए सबसे पहले उनका दर्द समझ लेते हैं कि वो कितने परेशान हैं। महंगे के कारण यात्री भी नहीं मिलते, अगर यात्री को बैठाते भी हैं तो बोलते हम 10 रुपए देते, 15 रुपए में। डीजल जब महंगा हो गया तो क्या पोसाएगा। डीजल का जैसा भाव बढ़ा हुआ है, अगर 10 के जगह 15 बोलते हैं तो उसमें बहस करते हैं, जो भी रहता है सवारी उसमें। डीजल पेट्रोल का दाम कम होना चाहिए। डीजल ही खाली एक मुद्दा नहीं है, इसके लिए बहुत कुछ ऑटो वाले बहुत परेशान हैं। यहाँ तक है कि सब कमा रहे हैं लेकिन कोई पेपर तक बनवाने के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहा है। सिर्फ किसानों को देखा जा रहा है, ऑटो वाले को कोई पूछने वाला नहीं है। और जाहिर सी बात है कि अब महंगाई को लेकर के जहां आम लोग बोल रहे थे, वहीं इसे पॉलिटिकल मुद्दा बना लिया है कांग्रेस ने। कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं महंगाई को लेकर, यह भी सुनना जरूरी है। केंद्र सरकार की गलत नीतियां हैं। केंद्र सरकार निरंतर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रही है। पिछले 8 साल में 26 लाख करोड़ रुपया उन्होंने वसूला है और इसलिए क्रूड ऑयल प्राइसेस कम होने के बावजूद उसका फ़ायदा कंज्यूमर को पहुंचाने के बजाय जो सरकारी खजाने में पूरा पैसा जा रहा है। पिछले 8 साल में 26 लाख करोड़ रुपए इन्होंने वसूला है। महंगाई तो मुद्दा रहेगा ही, क्योंकि आम जनता के जेब में डाका डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। जब चुनाव 5 राज्यों में हो रहे थे तो 137 दिनों तक महंगाई नहीं बढ़ा। जैसे चुनाव संपन्न हुए, महंगाई हर दिन 10 दिनों में 9 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। इसका मतलब साफ है कि पेट्रोल डीजल रसोई गैस भी मुद्दा होगा। और बीजेपी कैसे डिफेंड कर रही है इस महंगाई को, आइए ये भी सुन लेते हैं। कांग्रेस का ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन है। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई का परिणाम है कि अचानक महंगाई बढ़ रही। ये स्थायी नहीं है, अस्थाई है, थोड़े दिनों की बात है। मोदी जी निश्चित रूप से इस पे नियंत्रण पालेंगे और थोड़े युद्ध जैसे ही बंद होगा, चाहे वो खाद्य तेल हो चाहे पेट्रोलियम पदार्थ हो, इनके दाम घटने लगेंगे। तो हम तो कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण करने जा रहे हैं। महंगाई मुक्त हो ही जाएगा मोदी जी जब तक है। और आइए देखते हैं क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। हमारे सवाल हैं, महंगाई पर कांग्रेस का हल्ला बोल, लगातार खुलेगी बीजेपी की पोल, यह कांग्रेस कह रही है। तेल, अनाज, दवाई, हर चीज के दाम में इतनी तेजी कैसे आई? बीजेपी ने कांग्रेस पर किया पलटवार, राज्य के टैक्स में राहत क्यों नहीं देती सरकार? केंद्र राज्य को, राज्य केंद्र को उंगली दिखा रहा है। छत्तीसगढ़ में महंगाई का पुष्पा अवतार, बीजेपी कांग्रेस में आर पार। तो महंगाई पुष्पा बन गई है, कह रही है ना तो झुकूंगी ना रुकूंगी। और सरकारें चाहे राज्य की हो या केंद्र की, दोनों लाचार नजर आ रही हैं महंगाई के पुष्पा अवतार के सामने। हमारे साथ तीनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए सीधे रुख करते हैं, तारुफ कराता हूं अपने मेहमानों का। हमारे साथ अमरजीत चावला जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रदेश महामंत्री भी हैं। बहुत बहुत स्वागत चावला जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर तपेश चंद्र गुप्ता जी, अर्थशास्त्री हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेसर गुप्ता आपका भी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और बीजेपी से वरिष्ठ नेता श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़े हुए हैं, व्यापार की भाषा को अच्छे से समझते हैं, व्यापारियों के दर्द को, ग्राहकों की परेशानी को उम्मीद करते हैं आज सही ढंग से बयां कर देंगे। सबसे पहले आ जाता हूं सुंदरानी जी आपके पास ही। आपने कहा कि कांग्रेस मुक्त कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि महंगाई मुक्त हो ही जाएगा देश।
सर ये आपका जो लॉजिक था हमारे समझ नहीं आया, जरा दर्शकों को समझा दें। अभी तो इतने दिनों से बीजेपी की सरकार है और महंगाई जो है वो उसकी भरमार है, तो फिर कहां कांग्रेस इसमें आ गई? नहीं, निश्चित रूप से अभिलाष जी, महंगाई है, इसको नकारा नहीं जा सकता। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के बाद तो महंगाई चरम सीमा पर पहुंचना स्वाभाविक भी है। और जिस ढंग से लड़ाई आगे बढ़ते जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। हम तो भारत तो हमेशा इस पक्षधर रहा है कि विश्व में शांति हो, भारत में शांति हो, इसका पक्षधर रहा है। मोदी जी की भूमिका भी दिख रही है और कहीं न कहीं जैसे ही लड़ाई रुकेगी, महंगाई रुकेगी भी, महंगाई आगे बढ़ने की बजाय पीछे जाएगी। मैं इतना विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, मोदी जी देश की जनता के लिए चिंतित हैं और देश की जनता को राहत मिले इसकी चिंता वो करते हैं। आज भी देश के 80 करोड़ लोगों तक वह अनाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पिछले करीब 2 साल से, बीच में थोड़ा गैप अगर मिला लें, और अभी जो लगातार देने की बात 6 महीने तक की है, तो लगातार 2 साल तक देश की जनता को, 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज देने का काम इस सरकार ने किया है। महंगाई खाद्य तेलों की बढ़ी है, मैं मानता हूं, पेट्रोल डीजल की बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कांग्रेस को कम से कम इस समय में, जब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही हो और एक भारत बड़ी भूमिका में हो, ऐसे समय में इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम ये मानते हैं कि महंगाई बढ़ी है, मैं इस बात को कभी नकारता नहीं और हर व्यक्ति परेशान है महंगाई से, इसमें भी कोई, लेकिन कांग्रेस को घड़ियाली आंसू बहाने का अधिकार है क्या अभिलाष जी? आज 25 से 27% का टैक्स लगता है, सेस मिलाकर 27-28% का टैक्स। मान लो 5 रुपए 5 दिन में बढ़ा है, तो 5 रुपए पे 1.25 रुपए तो छत्तीसगढ़ सरकार ने भी बढ़ाया है ना। ठीक है, लेकिन बोला था क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने सर? और दूसरा, एक्साइज केंद्र को कितना एक्साइज मिल रहा है सर? सर सुंदरानी जी, राज्य का सेस गिना दिया आपने, एक बार एक्साइज भी तो बता दीजिए। नहीं ना सर बता दीजिए, हमारा गणित थोड़ा कमजोर है, बताइए ना सर, कितना कमा लिया राज्य? केंद्र ने अपना 10 रुपया नहीं, अभिलाष जी 10 रुपए तो केंद्र सरकार ने पिछले दिनों डीजल पे और 5 रुपए पेट्रोल पे कम किया। हाँ। एक्साइज ड्यूटी तो कम किया था ना, उस वक्त कोई क्रूड के दाम तो नहीं गिरे थे, जनता की आवाज को ध्यान में रखते हुए किया था। जरूरत पड़ेगी आगे फिर कम करेंगे, निश्चित रूप से कम करेंगे, महंगाई को नियंत्रण में लाएंगे। हम आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि देश को जिस बोझ से जनता दबी जा रही है, हाँ, वो बोझ से मुक्ति भी मोदी जी की सरकार दिलाएगी। ठीक है, मैं आता हूं अमरजीत चावला जी के पास। चावला जी, आप मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि अभी रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण ये हालात ऐसे हो गए हैं और इस वक्त बोलना ठीक नहीं है? अभिलाष जी, आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं ये सवाल आप ही से पूछता हूँ, आपको हंसी आ जाएगी जब अपने आप से ये प्रश्न करेंगे। मतलब जवाब देना है तो कुछ भी देना है। एक कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, मुझे ना बहुत तरस आ रहा है। मतलब इतनी छोटी विचारधारा, अरे मजा तो तब आता जब बेरोजगारी मुक्त भारत की आप बात करते हैं। मतलब राजनीति का स्तर इतना नीचे हो गया कि अपने नेता की चापलूसी करनी है तो आप, अरे आज देश में त्राहिमाम की स्थिति है। पहले हम देश में एक IPL देखते थे, आजकल हम लोग 2 IPL देख रहे हैं। इंडियन पेट्रोलियम लीग जिसमें रोज 50 पैसा, अरे 137 दिन में पेट्रोल डीजल के रेट क्यों नहीं बढ़े? पूरे देश की जनता जानती है कि उत्तराखंड का चुनाव हारने के बाद आगामी 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए इनको लगा कि भैया अब तो चुनाव जीतना है, क्योंकि ये दुकानदारी करते हैं, सेवा करने के लिए राजनीति थोड़ी करते हैं। 137 दिन में युद्ध नहीं हुआ। मैं पूछता हूं सुंदरानी जी, तारीख बताइए कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध कब से चल रहा है और 137 दिन में महंगाई नहीं बढ़ी, पेट्रोलियम के रेट नहीं बढ़े, अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड तेल का रेट नीचे हो रहा था। जैसे ही उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए, पिछले 10 दिनों में आपने 5 रुपए से ज्यादा रेट बढ़ा दिया। हाँ। अरे दिक्कत यह हो गई कि ये जो इंडियन पेट्रोलियम लीग नया जो IPL चालू हो रहा है, पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपए पार करके अभी भी स्टैंड है और गैस जो है वो 1000 पार करने के बाद भी अभी नॉट आउट है। अरे इनको शर्म आनी चाहिए। स्थिति ये हो गई है कि मोदी सरकार व्यापार कर रही है और चाणक्य ने भी कहा था कि जिस देश की सरकार व्यापार करती है उस देश की लुटिया डूब जाती है। पिछले 8 सालों में 26 लाख करोड़ रुपए एक्साइज से इन्होंने कमा लिया।
और स्थिति क्या है, इनके पास विधायकों को खरीदने के लिए पैसा है, बेरोजगारों को और किसानों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज त्राहिमाम की स्थिति आ गई, टोल टैक्स के रेट बढ़ गए, इन्होंने विद्यार्थियों को भी छोड़ा। आज स्टेशनरी के, पेन के, कॉपी के, किताब के, दवाइयों के रेट बढ़ गए, खाद के रेट बढ़ गए, और आज स्थिति यह है कि पेट्रोलियम पदार्थों के रेट बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया तो हर किसी के ऊपर आज रेल यात्रा महंगी हो गई, हवाई यात्रा महंगी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से सब्जियां महंगी हो गई, खाने के तेल महंगे हो गए। मैं प्रोफेसर गुप्ता के पास आता हूं। ठीक है चावला जी, आऊंगा आपके पास। प्रोफेसर गुप्ता, मुझे बताइए कि क्या केवल रशिया यूक्रेन के युद्ध का असर है ये जो महंगाई है, या आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे चाहे केंद्र की सरकार हो, बड़े व्यापारी हो, ये भी मुनाफाखोरी कर रहे हैं, बड़ी कंपनियां भी? देखिए, आपने एक साथ कई सारे बातें कही है, मैं क्रमशः बताऊं आपको जी। यूक्रेन और रशिया के युद्ध का बहुत सामान्य तौर पे एक छोटा भाग प्रभावित हुआ है और कालाबाजारी और ये सब चीज़ों का भी प्रभाव है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव है हमारी आर्थिक नीतियों का। हम जब चिंतन करने के लिए बैठ रहे हैं तो बहुत ईमानदारी से चिंतन करने की आवश्यकता है। जीएसटी जिस तरीके से लगाया जा रहा है, एक बड़े दुर्भाग्यजनक बात साहब, जूते चप्पल में और अंडर गारमेंट्स में भी अगर टैक्स लगाएंगे तो क्या आदमी नंगे पैर और नंगे बदन घूमेगा? क्या ये सोचने की बात नहीं है? और जीएसटी में क्या अकेले राज्य सरकार या केंद्र सरकार निर्णय लेती है? सभी दल के नेता उसमें बैठ के निर्णय लेते हैं। इन मामलों पे किसी एक को दोषी बताना या राज्य को दोषी बताना या केंद्र को दोषी बताना यह पूर्णतः गलत है। दूसरी बात, हमारी अर्थव्यवस्था, हमने इतना मुफ्तखोरी का, अनाज बांटने से लेके, मकान देने से लेके, विवाह करने से लेके अनेक चीजों पे हमने व्यय कर दिया। हमने टोल टैक्स लगाया और वो टैक्स सर्विस दे रहा है तो उसके ऊपर भी आप टैक्स लगा ले रहे हैं। रेलवे के रेट आप तय कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप सर्विस टैक्स ले रहे हैं। फ्लाइट के रेट तय कर रहे हैं, उसमें आप टैक्स ले रहे हैं। ये क्या हो रहा है? आखिर किन व्यवस्थाओं के अंतर्गत हो रहा है? पेट्रोल डीजल को आपने वेट और इससे मुक्त रखा, मतलब जीएसटी मुक्त रख के वेट आदि को जारी रखा है। केंद्र और राज्य बैठ के इतने मूल्य बढ़ रहे हैं तो तय क्यों नहीं करते कि हम कितने मूल्य पर देंगे, हम कितना छूट हमको देना चाहिए, हमारा स्लैब क्या होना चाहिए, ये क्यों नहीं तय करते? बराबरी की राजनीति करने का यह विषय नहीं है, जनता इसे पीस रही है। और जहां तक बात है मुनाफाखोरी और ये भ्रष्टाचार की, महंगाई सर कोई बड़ी चीज नहीं है। आप यदि अगर समय पे वेतन देते हैं, समय पे उनके जो सुविधाओं का लाभ देते हैं, और यदि अगर आप समय पे महंगाई भत्ता भी देते हैं तो महंगाई का उतना प्रभाव नहीं होगा जिस तरीके से होना चाहिए। हमने अपने अर्थव्यवस्था को असंतुलित कर दिया है। यदि अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को संतुलित करने की कोशिश करें, साहब एक स्टेटमेंट आता है, अगर आपको अच्छे सड़कों में चलना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो हम अच्छे सड़कों के निर्माण के लिए क्या सरकार से अपेक्षा न करें, और क्या हम उस पर टैक्स ही देते रहें? ठीक, आप जब अपने सदन में बैठकर अपने भत्ते बढ़ाते हैं जो कि टैक्स फ्री है। हाँ। एक कैलकुलेशन आपको बता दूं सर जी, मैं ये मान के चलता हूं 5 लाख रुपए तक जो आदमी कमा रहा है वो कर मुक्त है। अब 5 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति साल में 5 लाख रुपए कमा रहा है, उसको 5 लाख में तभी टैक्स नहीं लगता जब वह 1,50,000 रुपए एटीसी के अंतर्गत इन्वेस्ट कर देता है। अब बचता है साहब 3,60,000, 3,50,000। 3,50,000 में घर गृहस्थी चल जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं। फिर भी हम चलाते हैं, चलिए साहब, उसमें से हम मान लेते हैं कि वो 50,000 बचा लिया, 25,000 रुपए महीना खर्चा कर रहा है। एवरेज मैंने कैलकुलेट किया साहब, एक परिवार जो है अपने आय का 12% जीएसटी के रूप में दे देता है। 3 लाख में आपने और जीएसटी निकाल लिया, अब उसके बाद फिर आगे बढ़े 6 लाख हो गया तो 1 लाख में आप फिर टैक्स मांगेंगे और इधर जीएसटी अलग ले लेंगे। अगर वो 50,000 सेविंग करके अपने खाते में ले लिया तो उसमें भी आप बोलते हो साहब 10,000 से ज्यादा आपका इनकम हो गई, इसमें भी आप टैक्स दे दीजिए। तो आदमी जाए कहां? आपने पहले नियम बताया कि मनी में फ्लो लाना जरूरी है, मार्केट में पैसा आए तब हम आर्थिक विकास कर पाएंगे। ठीक है, अब मार्केट में पैसा आ गया तब तो आप उसे छूट दो ना, आप छूट कैसे देंगे? कहते थे इन्वेस्टमेंट में करने पर हम आपको छूट देंगे, इससे विनियोग को प्रोत्साहन मिलेगा। ना वो छूट बल्कि अब तो बुजुर्गों के को दी जाने वाली रियायतें कम कर दी गई, बच्चों को मिलने वाली रियायतें कम कर दी गई। और जाहिर सी बात है, मैं आता हूं सुंदरानी जी, मुझे एक चीज बताइए। अब भाई गरीबों के नाम पर, ठीक है गुप्ता जी आपके पास आऊंगा, दोबारा आऊंगा मैं। सुंदरानी जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, बीजेपी तो हलाल की बात नहीं करती ना, आप लोग तो झटके वाले हैं ना जी। झटका और हलाल तो समझ रहे हैं। कल आपके एक बड़े वरिष्ठ नेता कर्नाटक में कह रहे थे कि हलाल के नाम पर आर्थिक जिहाद हमारा चल रहा है, उनकी बात लॉजिकल थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछूं। सर, आप लोग तो एक झटके में काम करने वाले लोग हैं,
ये सर रोज 80-80 पैसे बना करके ये हलाल कब से पसंद आने लगा? काहे को आपने इंजेक्शन लगा के छुरी रख के छोड़ दिया है? रोज रात को बेचारे झटके, दिल पे हार्ट अटैक आ जाता है बच्चों को देख करके। मेरे यहाँ के जो बच्चे जिनको पेट्रोल की कीमत की चिंता नहीं होनी चाहिए सर, मेरे ऑफिस में बैठ के वो भी चिल्ला देते हैं, सुंदरानी जी सुनिए तो, जिनको पेट्रोल डीजल की अभी चिंता नहीं होनी चाहिए, जो अभी शुरू कर रहे हैं अपना करियर, वो भी कहते हैं अरे बाबा फिर बढ़ गए 80 पैसे। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, ये आप तो एक बार में बढ़ा दीजिए ना सर, 20 रुपए बढ़ाने, 15 रुपए, वो तो पहले तय कर लिया है सब आपने, तो बढ़ा दीजिए ना सर। झटके वाले लोग हैं आप फिर जरूरत पड़ती तो हलाल की तरफ चले जाते हैं, फिर हलाल के विरोध में भी खड़े हो जाते हैं। पब्लिक को हलाल क्यों कर रहे हैं? नहीं अभिलाष जी, न हम पब्लिक को हलाल करते, न हम हलाल के विरोधी हैं, न ही झटके के समर्थक हैं। हम तो दोनों को स्वीकार करने वाले लोग हैं, और हम धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन घट भी रहा है, ऐसा नहीं घटेगा भी उसी क्रम में। आप देखिएगा जैसे क्रूड के दाम नीचे आना शुरू हो जाएंगे और रशिया की जो डील हुई है वो क्रूड जब आना चालू हो जाएगा, हाँ। तो बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा डीजल पेट्रोल के दामों में। अच्छा। कांग्रेस के पास ये मुद्दा बहुत दिन तक रहने वाला नहीं है। चलिए ठीक है सर, बहुत दिन तक नहीं रहने वाला ये मुद्दा। सर मुझे ये बताइए, चलिए दवाओं पर, दवाएं महंगी हो रही है सर, मैं बहुत गंभीर विषय है सर, चलिए दवाएं महंगी हो रही है सर, मुझे बताइए 8 साल में सिर्फ 26 लाख करोड़ तो आपने एक्साइज से कमा लिया पेट्रोल डीजल के। दवाएं महंगी करने का इस वक्त क्या आपका तुक है सर? जब सब जगह से मार पड़ रही है, दवाएं तो जीवन रक्षक दवाएं भी होती हैं, गरीब आदमी को भी वही जरूरत पड़ती है, उसके लिए भी वही 100 रुपए की एक दवा मिलती है, और करोड़पति को भी, तो कैसे करेगा आदमी पूरा? अभिलाष जी, जिस प्रकार मोदी जी जेनरिक दवाओं को प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं, पूरे देश में मेडिकल स्टोर, इसकी चर्चा कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करती कि एमआरपी से 70%, 80%, 90% तक के कम दामों पर जेनरिक दवाइयां आम आदमी को सरलता से उपलब्ध हो रही हैं सभी पूरे देश में। चावला जी, प्रदेश छत्तीसगढ़ में हो रही जेनरिक दवाइयां, वहां पूरे छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों के लिए जेनरिक दवाएं हैं उपलब्ध, क्या आपको लगता है? और ऐसी जो सुविधाएं केंद्र दे रही है वो वाकई में फायदा पहुंचा रही है, और अब महंगाई से लड़ सकते हैं? और राज्य सरकार ने उसका नाम बदल के धनवंतरी कर दिया है, लेकिन योजना तो मोदी जी की है ना पूरी। धनवंतरी योजना है जो पूरे देश में मॉडल बन गई है। हर ब्लॉक में हम जेनरिक दवाइयां दे रहे हैं। जैसे ये गोबर करके आरोप लगाते थे ना, अब इनके बॉस ने बोल दिया मंच से कि भैया ऐसी योजना तो बेहतरीन है, इसको हम पूरे देश में लागू करेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आपने बस नाम बदला है, मोदी जी की योजना है धनवंतरी। ये बेरोजगारी को मुद्दा मानते हैं, ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है अभिलाष जी। बेरोजगारी को मुद्दा मानने वाले लोग मेरी नजर में उनकी बुद्धि पता, ये मुद्दा नहीं है, ये आम जनता से जुड़ी हुई इस देश की सबसे बड़ी चिंता का विषय। और भाजपा का तो एक ही लक्ष्य है, झूठ को रुकने नहीं देना और तेल की कीमत को कम नहीं होने देना। आप बेरोजगारी बताइए, आज बेरोजगारी बढ़ रही, सबके रेट बढ़ रहे इस देश में। तीन ही चीज, अरे हम तो सब दिए हैं, इसीलिए तो आप 14 में आ गए। और 3 साल में आज जो भूपेश बघेल जी की सरकार ने काम किया ना, पूरे देश में आज इतनी स्थिति थी बेरोजगारी की या महंगाई की, पर छत्तीसगढ़ में उसका असर इसीलिए नहीं हुआ कि हमारी योजनाएं सही थी, हमारी सरकार की नीयत साफ थी। राजनीति मत चावला जी, ठीक है, हर मुद्दे को राजनीति के स्तर पर मत तोलिए, जो सच है उसको स्वीकार कीजिए। अगर हमारी योजनाएं अच्छी हैं तो उसकी तारीफ कीजिए, योजनाएं अगर सही नहीं है तो अपनी सलाह दीजिए। पर केंद्र की योजनाएं, केंद्र की योजनाओं पर सवाल बहुत उठा लिए। चावला जी मुझे ये बताइए ना, आप लोग भी तो महंगाई का इंजेक्शन लगा रहे हैं ना चावला जी छत्तीसगढ़ की जनता को, आपने कौन कौन से टैक्स बढ़ाए जरा वो बताइए अभी, वरना फिर सिंधुरानी जी को मौका मिल जाएगा। आप ही बता दीजिए सर, जिसको लेकर के विरोध भी हुआ है। कहां जी, यूजर चार्ज और आधे से आधा करने के बजाय 2 अभिलाष जी, हमने किसानों के खाते में 84 हजार करोड़ रुपए उनके खाते में डालने का काम किया। ना चावला जी देखिए, आप फिर यहीं फंस जाते हैं, इसीलिए चावला जी यहीं फंस जाते हैं। फिर वो गरीबी का आपने, आप देखिए आपने किसानों के खातों में पैसा डालना गिना दिया, और उन्होंने भी तो गिना दिया कि वो किसानों की मदद की। 80 करोड़ मीट्रिक टन जो अब तक खाना अनाज दे चुके हैं, ये सब चीजें आप गिनाने लगते हैं। के खाते में तो मोदी जी डाल रहे हैं। अरे बाबा ठीक है, आप सभी लोग डाल रहे हैं, निकाल तो हमारी जेब से रहे ना। गुप्ता जी इनको समझाइए ना कि कोई ना तो मोदी जी लाए हैं ना भूपेश जी लाए हैं। अभिलाष जी, गुप्ता जी मुझे जरा एक बार हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। अभिलाष जी 1 मिनट जी, आप अभिलाष जी
नहीं नहीं अभिलाष जी, आपके माध्यम से मैं सुंदरानी जी से एक चीज पूछना चाहता हूँ। ये बोलते ना मोदी जी दिए, तो मैं ये बोलता हूँ कि सारे पैसे लेकर विदेश भागने वाले लोग सर्वाधिक लोग गुजरात से हैं। बैंक में सर्वाधिक फ्रॉड करने वाले लोग गुजरात से। 20 लाख करोड़ का ना चावला जी, आप लोग विरोध के चक्कर में ना पूरे पूरे स्टेट को कल्पित मत बनाइए ना चावला जी, पूरे स्टेट को कल्पित मत बनाइए प्लीज चावला जी। गुजरात, आप पूरे गुजरात पे उंगली मत उठाइए सर। अच्छा गुप्ता जी पहले तो आप ये बताइए, अर्थशास्त्री के नाते आप मुझे ये बताइए, मोदी जी दे रहे हैं देश भर के गरीबों को अनाज, और भूपेश बघेल जी ने 80,000 करोड़ दे दिया किसानों को। कितना इत्तेफाक रखते हैं इन दोनों वाक्यों से सर? आप पूछिए, मोदी जी दे रहे हैं, बघेल जी दे रहे हैं, या फिर हमारी जेब से निकाल करके अपना बाकी कमाई कर कुरा के जो बच रहा है वो थोड़ा थोड़ा दे दी जा रही है? सर जी देखिए, चाहे कोई भी सरकार दे रही हो सर, आखिर हम लोग ही टैक्स दे रहे हैं, उसी पैसे का नियोजन है जी। और यदि अगर पैसे का नियोजन, मैंने कहा ना, अर्थव्यवस्था जो को यदि अगर हम व्यवस्थित रूप से कर ले तो महंगाई कोई बड़ी चीज नहीं होती सर। विकास के साथ आय भी बढ़ती है और महंगाई भी बढ़ती है, लेकिन ये दोनों के बीच एक शब्द है प्रताड़ना का। इतना कर का बोझ मत डाल दीजिए जनता पर कि वह अपने आप को कहारे। आज नौकरी पेशा वाला इतना परेशान है, और यदि अगर वो भ्रष्टाचार की ओर मुड़ जाएगा तो क्या स्थिति होगी? समय पे कोई उसके क्लेम नहीं मिलना है, कोई उसके महंगाई भत्तों पर भत्ता नहीं मिलना है, और उसको जो जिस प्रकार के संसाधन मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। आप एक तरफा चले जा रहे हो, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। 5 लाख से ऊपर कमाने वाला व्यक्ति वो स्थिति पे बैक होके 5 लाख रुपए पे आ जा रहा है, उससे भी 1.5 लाख रुपए उसका विनियोजन का चले जा रहा है। तो ये अर्थव्यवस्था को इस तरीके से चौपट मत करिए, करारोपण की सीमा को बढ़ाइए और उसके बाद देखिए विकास की गति क्या पकड़ती है। आपने करारोपण की प्रगति नहीं बताई, जिनको गरीबी रेखा का कार्ड दिए हैं, मैं तो खुद अपने स्तर पे सर्वे करके देख रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति गरीबी रेखा के कार्ड रखे हुए जिनके अगर 2-2, 3-3 मोटरसाइकिल हैं, ये कहां से गरीबी रेखा के नीचे आ गया? उसके हर एक के हाथ में मोबाइल है, कहां से गरीबी रेखा में आ गया? हमको ईमानदार व्यवस्था करनी पड़ेगी अगर हमको कार्य करना है, और ये किसी पार्टी का नहीं होता। यहाँ प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जो संसदीय या विधायक हैं वो अपने स्तर पे कार्य करेंगे, प्रशासकीय अधिकारी इसका निरीक्षण एवं परीक्षण करें, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करें, ठीक है, उचित रूप से समयबद्ध रूप से निर्णय दे, तो व्यवस्था कायम होगी। यहाँ तो एक तरफा चला जा रहा है। ठीक है, हम सत्ता में हैं, हम सब कुछ करेंगे, दोनों तीनों पार्टी जितने हैं सभी के ये नारे लग रहे हैं। आपको संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार से करना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है, तो अर्थव्यवस्था निश्चित होगी और महंगाई क्या, भ्रष्टाचार क्या, संपूर्ण अर्थव्यवस्था संतुलित होगा। ठीक है, और मेरा ये भी आप दोनों ही पार्टियों के नेताओं से ये दरख्वास्त है, अनुरोध है कि आप अपनी फ्लैगशिप योजनाएं लाइए, उनका नाम प्रधानमंत्री के नाम पर, मुख्यमंत्री के नाम पर देना है, दीजिए, उसे अपनी पार्टी की उपलब्धियों से जोड़ना है, जोड़िए, लेकिन आपकी दुकान, वो जो दुकान मैं सियासी तौर पर कह रहा हूं उसको अदरवाइज मत लीजिए, उस दुकान को चलाने के लिए दूसरी योजनाओं का या दूसरे टैक्सेस का बोझ जनता पर मत डालिए। अगर आपने अनाज दिया है 6 महीने के लिए, तो इसका यह मतलब नहीं है कि हमने अनाज दिया है तो हम पेट्रोल और बाकी सुविधाएं महंगी करेंगे, ज्यादा टैक्स लगाएंगे। ये आपसे किसी ने कहा नहीं था, ये आपने तय किया था कि हम ये करेंगे। तो जनता पर बोझ उतना ही डालिए जितना वो सह पाए, और अपनी अपनी योजनाओं को भी एक बार देख लें, अपने यूजर चार्जेस भी कांग्रेस एक बार देख ले, और अपनी एक्साइज ड्यूटी भी बीजेपी एक बार देख ले, और फिर जनता की आह कराह सुनाई दे जाए तो अच्छी बात है। वरना क्या चल रहा, अभी खबर आई है कि क्रिप्टो करेंसी पर भी 30% टैक्स का ऑर्डर जारी हो गया है। ये भी ऑर्डर आ गया है 1 अप्रैल से, जो है बुजुर्गों को मिलने वाली जो थोड़ी सी ज्यादा ब्याज दरें होती थी वो भी कम हो जाएंगी। और अगर कल से कितने नुकसान में जनता जाएगी उसकी लिस्ट बना दूं तो पूरा आधे घंटे उसमें निकल जाएगा। सुविधाएं कम हो रही हैं और सरकारी दावे वादे तो देखिए, आवाजें तो देखिए। अंतिम सत्य यही है, ना तेरी है ना मेरी है, ये मोदी सरकार लुटेरी है। जो आप कहें सर, हमारे लिए तो सब सरकार वही है जिन्होंने हमें छला है, बाकी जनता का क्या है उसके लिए तो हर राजनेता भला है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों ही मेहमानों का और हमारे दर्शकों का भी।